वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो है एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 की शिफ्ट 1 से लेकर के आपके यहाँ पर 16/8/2019 की शिफ्ट 3 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर का क्रमशः वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया और आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका हो जाता है 2πr² हो जाता है। क्या होता है? 2πr² होता है। फिर आपको यहाँ पर इसके वॉल्यूम यानी कि आयतन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका अर्धगोला में? 2/3πr³ होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या का वैल्यू 21 पुट करेंगे। तो हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। r² करेंगे तो क्या करेंगे 21 × 21 करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 तिया आपका यहाँ पर से 21 हो गया। आपका यहाँ पर गुना करेंगे तो 22 तिया 66 दूनी आपका कितना हो जाएगा 132 132 × 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 21 तिया 63 21 तिया 63 और 4 आपका कितना हो जाएगा 67, आपका 6 हो गया। 21 और 6 27 यानी कि 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ पर फिर हमें और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है यानी कि आयतन भी निकालना है। तो आयतन का क्या करेंगे, फार्मूला पे त्रिज्या के वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे 2/3 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो 21 को क्या करेंगे, क्योंकि r³ है तो 21 को 3 बार गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7 तिया कितना होगा 21 21 से 21 आपका चला गया। यहाँ पर ये आपका 23 नहीं 21 होगा, क्योंकि त्रिज्या 3 बार 21 सेंटीमीटर है। तो आपका यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 22 दूनी 44 × 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 441 से हम 44 से में गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, हम लोग गुना करके देख लेते हो। तो 4 4 चौक 16 4 चौक 16 17 1764 यानी कि 4 6 4 10 4 6 13 14 17 18 19 यानी कि आपका यहाँ पर से आ जाएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम आएगा। तो ये आपका क्या आ गया दोनों, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी आपका टोटल आ गया और आपका वॉल्यूम भी आ गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोनों फार्मूला आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन तथा माध्यिका यानी कि मीडियन के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका यानी कि मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका नंबर यहाँ पर नीचे दिया गया उन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 है, उसके बाद क्या है आपका 4 है, 5 भी आपका है, 6 भी है, 7 भी है। 7 के बाद आपसे कौन सी संख्या है 10 है,
फिर आपका 13 है, फिर आपका क्या है 16 है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, जो भी संख्या ऊपर दी गई थी, टोटल संख्या 3 3 6 2 8 थी, नीचे भी हम लोगों ने 3 3 6 2 8 संख्या लिख लिया और हम लोगों ने क्या किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या बीच में, यानी कि टोटल नंबर कितना यहाँ पर है 8 नंबर में, तो बीच की संख्या कौन सी आएगी, बीच की संख्या यहाँ पर चौथे और फिफ्थ यानी कि फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो संख्या आएगी वही क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपकी इधर से 3 संख्या अलग हो गई, इधर से 3 संख्या अलग हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 6 और 7 के बीच में संख्या 5.5 आएगी, सॉरी 6.5, 5.5 नहीं 6.5, कितना आएगी 6.5 आएगी। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि दोनों का क्या करेंगे, पहले योग करेंगे तो कितना आएगा 7 6 13, और टोटल नंबर कितना है 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, मीडियन यानी कि माध्यिका आ गई। अब हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है उनका योग करके टोटल नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो माध्य हम लोग निकालेंगे यहाँ पर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर आपका आएगा 4 3 7 5 12 6 18 7 25 10 35 13 48 48 6 आपका हो जाएगा 54 10 64, यानी कि योग जो है इन 8 संख्याओं का कितना आ गया 64। टोटल नंबर कितने 8 है, तो 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा हल करने पर, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। यानी कि मीडियन आपका 6.5 और मीन आपका कितना है 8 है। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना होगा, तो 8 - 6.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.5 आएगा। ये आपका क्या आएगा, डिफरेंस का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना है 1440 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है। तो 1440 का सामान कितने में बेच रहा है, 1800 में बेच रहा है, यानी कि कितना अधिक में बेच रहा है। तो 1800 - 1440 करेंगे तो कितना आएगा आपका 360 रुपये, यानी कि 360 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट की हमेशा गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 1440, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 36 से काटेंगे 144, तो कितना बार में चला जाएगा 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी कि 4 बार में चला जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में चला जाएगा 25 बार में, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आएगा, तो 25% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 192, 1056 और 1584 को पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी कि कौन सी संख्या कौन सी एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इस तरीके के प्रश्न को सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप बाई ऑप्शन बनाएं। क्या करना, अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे तो हमें क्या निकालना होगा, इन्हीं तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। आप अगर बेसिक से निकालना चाहते हैं तो कॉपी पेन निकाल सकते हैं, इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाई ऑप्शन बनाएंगे तो हमें सिर्फ चेक करना है कि कौन सी संख्या से ये तीनों संख्या कट रही है। तो चेक करेंगे 36 से, अगर कोई संख्या 36 से कटेगी तो वह संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि 36 9 का गुणज होता है। तो अगर कोई संख्या 36 से कट रही है यानी कि वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। तो क्या 192 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 9 के कटने का नियम होता है कि जो भी संख्या उनके अंकों का सम यानी कि उनके डिजिटों का सम क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो डिजिट का सम यहाँ पर कितना आएगा, 9 2 11 1 12 आएगा। 12 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी कि 36 नहीं हो सकता। 48 चेक करेंगे तो 48 को हम लोग क्या करेंगे, बाद में चेक करते हैं। मैं यहाँ पर बाकी 2 ऑप्शन को और पहले छाट लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है 56 को कटने का नियम था कि वह संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। तो 7 से देखेंगे यहाँ पर क्या 192 कटेगा, 7 दूनी 14 होता है, 5 52 बचता है, तो 52 7 से नहीं कटेगा, यानी कि 56 नहीं हो सकता। 44 से देखेंगे तो 44 से यानी कि वो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। तो क्या 192 11 से कटेगी,
नहीं कटेगी। 11 8 82 यानी कि नहीं कटेगी। तो बचा आपका एक ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वह संख्या जो है 8 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी कटनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं 6 से कटेगी तो 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से देख लेते, 3 से कटेगा, 3 से बिल्कुल कटेगा क्योंकि उनके डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए, तो कट रहा है तो सही है। 6 5 11 1 12 3 से कट रहा है, सही है। 5 1 6 6 4 10 8 18 18 3 से कट रहा है, सही है। 8 से भी चेक कर सकते हैं, 2 से भी चेक करेंगे आपका कटेगा ही, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो बाई ऑप्शन बनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से इस तरीके के प्रश्न को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ब्याज है वो कैसा, अर्धवार्षिक है, यानी कि हाफ ईयरली। यहाँ पर जो आपका क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि एक साल में आपका 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है 1 साल का ये आपका रेट यानी कि दर दिया गया, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, 6 महीने यानी कि आधे साल का क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा। तो अगर 1 साल में 20% का ब्याज लगता है तो आधा साल यानी कि 6 महीना में कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो 10% ब्याज लगेगा। और यहाँ पर बोला गया कि समय जो है कितना समय तक ब्याज लगेगा, 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो 1 साल में हाफ ईयरली यानी कि 1 साल में 6 महीने कितने बार आते हैं, तो 2 बार आते। 1 साल में हाफ ईयरली 2 बार आते, तो 2 साल में कितने हाफ ईयरली आएंगे, तो 4 हाफ ईयरली आएंगे। 2 साल में कितने हाफ ईयरली आएंगे, 4 हाफ ईयरली आएंगे। मैं ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को एक फुल फ्लेज वीडियो डाला था जिसमें मैंने इस तरीके के प्रश्न को काफ़ी बेहतर तरीके से बताया है। तो उस वीडियो को आप इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे नहीं बनता तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं वहाँ पर काफ़ी जो है 2 घंटा का एक मैंने फुल फ्लेज वीडियो डाला था, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न फिर आप आसानी से हल कर पाएंगे। और फिर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे ही मैं पहले हल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका रेट कितना आ गया, 10%। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जब आपका रेट 10% रहे और जब उसके 2 ईयर का यानी कि 2 साल का, 2 साल में अगर बोला जाए कि 2 बार 10% रहे, उसको अगर 1% में चेंज करना हो तो उसे जो है कितना हो जाएगा ओवरऑल परसेंट, तो 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ओवरऑल 21% हो जाएगा। अगर आपसे 3 साल के लिए बोले तो 10% 3 साल का ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 33.1% होगा। और अगर आपसे 4 साल के लिए बोले तब आपका 10% का ओवरऑल परसेंट कितना हो जाएगा, 46.41% होगा। यहाँ ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में आप अगर इस तरीके का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा इस तरीके के प्रश्न को हल करने में। तो यहाँ पर बोला गया कि 10% के दर से कितना बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 4 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 4 बार अगर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि अगर ईयर के जगह टर्म रहे, ईयर के जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईयर या टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ईयर या टर्म भी बोल सकते हैं कि अगर अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितने बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है। तो 4 बार का ओवरऑल परसेंट कितना है, 10% का 46.41% है। यानी कि हमें क्या निकालना है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो हमें 5,000 का 46.41% निकालना होगा। सिंपल सा है। तो क्या करेंगे, 5,000 का 46 पॉइंट यानी कि 46.41% निकाल लेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आपका और आ जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य चला जाएगा, 2 शून्य 1 शून्य चला गया। गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 4 5 20 हाथ में 2 6 5 30 2 32 हाथ में 3 5 20 हाथ 3 23 नीचे 10 है तो एक संख्या के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यानी कि 2320.5 आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और खास करके एमटीएस में 1-2 बार आपके पूछे जा चुके हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि दी गई तालिका को दो दूध विक्रेता द्वारा 8 दिनों में बेचे गए दूध की मात्रा को दर्शाता है। जैसे कि दूध विक्रेता एक है, यहाँ पर दूध विक्रेता दूसरा नंबर का, और सभी प्रतिदिन जो है कितने कितने लीटर जो है दूध बेचे जाते वो जो आपका दिया गया। तो देखिए इन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि ए दूध विक्रेता एक के द्वारा, यदि ए जो है दूध विक्रेता एक द्वारा दिन 2 और 3 यानी कि 2 और 3 में बेचे गए दूध की कुल मात्रा है, यानी कि इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो 34 और 38 का योग कितना होगा, 8 4 12, 3 3 6 7, 72 हम लोगों ने निकाल लिया। फिर आगे बोला कि बी द्वारा जो है दूध विक्रेता 2 के द्वारा, दूध विक्रेता 2 के द्वारा 7 तथा 8 दिन में बेचे गए, यानी कि 7वें और 8वें दिन में बेचे गए दूध की कुल मात्रा है। तो b माइनस ए क्या होगा, तो a के द्वारा जो है इतना बेचा गया, b के द्वारा जो है आपका यहाँ पर ये दोनों जो है इनका योग बेचा गया। तो योग आपका कितना हो जाएगा, 62 और 69 आपका हो जाएगा 9 2 11, और आपका 6 6 12 1 13 हो जाएगा। यानी कि और पूछा क्या जा रहा है, b माइनस ए पूछा जा रहा है, यानी कि 131 माइनस 72 पूछा जा रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, इधर से 28 इधर से 31, यानी कि 8 1 9 3 2 5, यानी कि डिफरेंस आपका हो जाएगा 59। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति की गति जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 225 मीटर की दूरी तय करने में कितने समय, यानी कि कितना समय में जो है इतनी दूरी को तय करेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय का फॉर्मूला क्या होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, हमें समय निकालना है तो ऊपर दूरी लिखना होगा, दूरी कितना है 225 मीटर, बट्टा नीचे क्या लिखना होगा, चाल। लेकिन यहाँ पे जो आपका चाल है वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो आपकी दूरी है वो मीटर में है, और जो हमें समय भी निकालना है वो किस में निकालना है, सेकेंड में निकालना है। तो चाल हमें किस में चाहिए होगा, मीटर पर सेकेंड में चाल चाहिए होगा। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना किया जाता है। 18 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5/18 हल करेंगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते तो 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 5 25, 9 225, यानी कि 9 दूनी 18 आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा 225 मीटर दूरी तय करने में 18 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर सकती है। वह जो है 200 यानी कि 2200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, चाल निकालना होगा। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, फार्मूला याद रखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में जो आपको इस तरीके का फार्मूला आपको ध्यान रखना होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, सबसे पहले स्पीड यानी कि चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल दूरी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस जो ट्रेन की लंबाई है। तो कुल दूरी कितनी ट्रैवल करेगी, 1200 प्लस 600 यानी कि 1800 मीटर, और बट्टा नीचे क्या करेंगे, समय करेंगे। तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, तो 36 सेकंड का समय लेती है। तो बटा 36 हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, तो चाल निकलेगा मीटर पर सेकंड में। काटेंगे तो 36 × 5 आपका 180, यानी कि स्पीड आपका क्या होगा, 50 मीटर पर सेकंड आपकी क्या होगी, उस रेलगाड़ी की स्पीड होगी, उस रेलगाड़ी की क्या होगी, स्पीड होगी। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अब हमें समय चाहिए। तो मैंने जो है पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि हमें टाइम ही निकालना है। तो दूरी अब कितना ट्रैवल करेगा, ये बोल रहा है कि 2200 मीटर लंबा पुल, और प्लस ये जो है ट्रेन की लंबाई है वो भी दूरी क्या होगी, जुटेगी। तो 2200 प्लस 600 आपका कितना हो जाएगा, 2800 मीटर अब दूरी तय करना है। कितना दूरी तय करना है, 2800 दूरी तय करना है। और वो जो है किस स्पीड से चलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी 2800 मीटर, चाल कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। हल करेंगे आपका
सेकेंड में समय आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, 0 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो आपका 5 5 25, 3 5 36, यानी कि ओवरऑल आपका 56 सेकेंड समय लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत जो है 15 वर्ष हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यापक की आयु कितनी है। तो टीचर का जो है एज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया कि 12 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 14, और फिर बोला गया कि जब उसमें टीचर भी शामिल हो जाते तो औसत आयु अब कितना हो जाता है, 15 वर्ष हो जाता है। यानी कि पहले 14 था, अब कितना हो गया, 15, यानी कि एवरेज में कितने की वृद्धि आई, 1 की। और ओवरऑल जो है अब कितने लोग हो गए हैं, पहले जो है 12 स्टूडेंट थे, अब उसमें क्या हुआ, एक टीचर भी शामिल हो गए, तो अब जो है टोटल कितने लोग हो गए, 13 लोग हो गए। यानी कि अगर ओवरऑल एवरेज आपका 1 बढ़ता है तो ओवरऑल एज आपका कितना बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल एज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने टोटल लोग हैं इनटू क्या कर देंगे, एवरेज से गुना कर देंगे, तो आपका जितना जो है आयु में वृद्धि हुई है वो आपका निकल जाएगा यहाँ पर से। तो 13 × 1 आपका कितना हो जाएगा, 13, यानी कि विद्यार्थियों से 13 वर्ष औसतन क्या है, बड़े है टीचर। यानी कि अगर इसमें औसत में 13 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या निकल जाएगा, टीचर की आयु निकल जाएगी। तो आपका कितना हो जाएगा, 27 साल हो जाएगा, जो कि टीचर की आयु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a का 12.5% 55 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान कितना है। तो यहाँ पर जो है 12.5%, मैं फ्रैक्शन वैल्यू काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि a का यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। तो क्या बोला गया कि a का 1/8 कितने के बराबर है, 55 के बराबर है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 55 × 8 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 × 40, 4 8 × 40 4 44, यानी कि a बराबर 440 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। इस तरीके का फ्रैक्शन वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो है ये एसएससी जो है अब 1-2 साल से आपका परसेंट जो वैल्यू होता है वो डेसिमल में आपका काफ़ी ज़्यादा देने लगा है। तो आपको हमेशा जो है इस तरीके का जो डेसिमल में वैल्यू होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आना होना चाहिए। इस तरीके का फ्रैक्शन होता है 1 से लेकर 30 तक, जो कि आपको याद रखना होता है। तो इस तरीके का फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को जो है 20% के लाभ तथा 17.5% के हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 1440 रुपये का है। यदि इसे 15% के लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया गया, 1440। अब विक्रय मूल्य का दोनों का परसेंट में अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लाभ है और ये जो हानि है इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों के विक्रय मूल्य के प्रतिशत में अंतर निकल जाएगा। तो दोनों का योग यहाँ पर से कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5% होगा। और इसका 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है। अभी मैंने बताया था कि 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो 12 का ही ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो फ्रैक्शन में भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होगा। इस तरीके का फ्रैक्शन आपको ध्यान रखना, या फिर चाहे तो आप निकाल करके भी देख सकते हैं, 3/8 ही फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर से पता चल रहा है कि कोई जो है ये जो है नीचे वाला यूनिट है वो आपका क्या है, एसपी है, सॉरी एसपी नहीं सीपी है, एसपी नहीं सीपी है, सीपी है, ये आपका सीपी है। तो 3/8 यूनिट, यानी यहाँ पर से पता चला कि 8 यूनिट के सामान को 3 यूनिट का, यानी कि ये जो आपका 3 यूनिट है वो आपका क्या है, दोनों एसपी का अंतर है, यानी कि डिफरेंस है। क्या है, दोनों एसपी का यूनिट में डिफरेंस है। तो पहले जो है 3 यूनिट बराबर कितना रुपया दिया गया है, दोनों का जो है विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 1440 रुपये है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकल सकता है, तो कितना होगा, 3 चौक 12, 3 8 24, यानी कि 480 रुपया। हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी कितना, 8 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 480 है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0।
अठी अठी 64, 8 चौक 32, 6 आपका कितना हो जाएगा 38, यानी कि 3840 है। फिर हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर 3840 रुपये की कोई वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा। तो क्या करेंगे, 15% के लाभ यानी कि 115% में बेचा जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा 100, हल करेंगे तो 0 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 23 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10 बार में चला जाएगा, इधर काटेंगे तो आपका 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 23 दूनी 46, 6 4, 23 नमा 207, 4 211, यानी कि 21 और 23 और 21 आपका कितना हो जाएगा 44 होगा, कितना होगा 23 और 21 44 होगा, यानी कि 4416 रुपये क्या हो जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है उसी टंकी को जो है 12 घंटे में भर सकता है और पाइप सी जो है उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप को प्रातः जो है 8 बजे एक साथ खोल दिया जाता है। सभी पाइप, यहाँ पर जो आपको स्पेशली जो है क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर सभी पाइप मतलब बोला गया है कि सी को नहीं शुरुआत में खोला गया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपसे बोला गया था कि ए और बी को जब 8 बजे प्रातः खोल दिया जाए तथा पाइप ए तथा बी को जो है प्रातःकाल 10 बजे बंद कर दिया जाए तो आरंभ से किए गए समय के बाद कितने समय बाद जो है टंकी खाली हो जाएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी होगी तीनों टैंकों की। तो यहाँ पर बोला कि ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है 12 घंटे में भर सकता है और सी जो है 16 घंटों में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 10, 12 और 16 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा एलसीएम 16 आपका 16 3 48, 48 बचे 240, यानी कि 240 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 240 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 24, 240 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20, 240 को 16 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि ए जो है 1 घंटे में 24 यूनिट भरता है, बी जो है 20 यूनिट भरता है और सी जो है 15 यूनिट क्या करता है, खाली करता है। तो यहाँ पर बोला कि 8 बजे सवेरे से लेकर 10 बजे सवेरे तक ए और बी को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। क्या कर दिया गया, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ए और बी को चालू रखा गया। तो ए और बी जो है 8 बजे चालू हुआ, 10 बजे बंद कर दिया गया, यानी कि कितने समय तक चालू रहा ए और बी, 2 घंटे तक चालू रहा। तो ए और बी जो है 2 घंटों में कितना कुल मिलाकर जो है यूनिट जो है भर देगा। तो यहाँ पर ए 1 घंटा में 24 यूनिट भर सकता है, 1 घंटा में बी जो है 20 यूनिट भर सकता है। तो दोनों मिलाकर 1 घंटा में कितना भरेंगे 24, अब 20 44, 2 घंटा में कितना भरेंगे, अगर 1 घंटा में 44 तो 2 घंटा में 88 भरेंगे, यानी कि इसी 88 यूनिट को क्या करना है, खाली करना है। अब जो है क्योंकि बोला गया है कि ए और बी को अब बंद कर दिया गया, यानी कि ए और बी अब बंद है, अब जो है कौन चालू होगा, सी चालू होगा। कौन चालू होगा, सी चालू होगा, यानी कि सी को अगर चालू किया जाएगा तो खाली कितना करना होगा, ये जो ए और बी के द्वारा भरा गया, तो भरा कितना गया 88 भरा गया, और कितने की क्षमता से खाली किया जाएगा, तो 15 की क्षमता से खाली किया जाएगा। तो बटा क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे, हल करेंगे आपका टाइम आ जाएगा, यानी कि समय आ जाएगा। तो हल कर लेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी कि 5 घंटा, और 15 × 5 = 75 तो 8 × 5 = 13, 13/15 घंटा। इसे हमें क्या करना है, मिनट में चेंज करना है, तो 60 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 × 4 = 60, आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा 5 घंटे 13 × 4 = 52 मिनट होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, समय आएगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा 2 - 2/2, यहाँ तक हम लोग इसे हल कर लेंगे। 2/2 तो कितना आएगा 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 प्लस, यहाँ पर फिर क्या करना होगा, ब्रैकेट का हल करना होगा सारा। तो ब्रैकेट का हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल करना होगा। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 2/2 कितना आएगा 1, यानी कि -2 - 1 कितना होगा -3,
4 में से -3 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि ब्रैकेट का अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा -2 + 2 चला गया, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 14.8 है। 2 संख्याओं यानी कि 5 और 23 को क्रमशः जो है 13 और 16 से बदल दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 10 संख्याओं का औसत दिया गया है तो क्या निकाल लेंगे, योग यहाँ पर से निकाल सकते हैं। अगर 10 संख्याओं का औसत अगर 14.8 है तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे 10 × 14.8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 148 आएगा। क्या आएगा 148 आएगा। फिर यहाँ पर बोला गया दो संख्या जो है कितने थे 5 और 23 के जगह दोनों का योग कितना हो जाएगा 23 5 28। उनके जगह जो है कितना कितना लिया गया 13 और 26 लिया गया, यानी कि इन दोनों का योग कितना है तो 13 26 यानी 13 3 39 यानी कि 39 योग, यानी कि 28 के जगह अब क्या करना है 39 लेना है, यानी कि कितना अधिक लेना है तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 2 11, यानी कि क्या करना है उसके योग में 11 अधिक लेना है। तो 11 क्या करना होगा हमें जोड़ना होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से जोड़ने पर 159 आएगा। फिर हमें क्या निकालना, अब नया औसत निकालना है। तो संख्या तो पहले जितनी थी अब भी उतनी रही, तो उनका योग सिर्फ बढ़ गया है। तो योग को क्या करेंगे संख्या टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो संख्या कितनी है 10 है, हल करेंगे आपका औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर औसत आपका कितना हो जाएगा 15.9 यानी कि 15.9 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि को 2 व्यक्ति में 3:2 यानी कि 3:2 के अनुपात में बांटा गया। यदि एक व्यक्ति को दूसरे से 12 रुपये कम मिले तो राशि कितनी थी आपसे पूछा जा रहा है। तो एक व्यक्ति को 3 यूनिट मिलता है, दूसरे व्यक्ति को 2 यूनिट मिलता है, तो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। एक को 3 यूनिट दूसरे को 2 यूनिट मिला तो डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 12 रुपये। कितना दिया गया 12 रुपया, राशि पूछा जा रहा है। तो दोनों का मिलाकर राशि कितना है, कोई राशि ही तो था जो कि इन दोनों में बांटा गया था, यानी कि इन दोनों का योग हमें निकालना होगा। तो आपकी राशि निकल जाएगी। तो आपका यहाँ पर योग कितना हो जाएगा 3 2 5 यूनिट होगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 रुपये तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 12 में 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 रुपये आएगा, यानी कि वह राशि 60 रुपये थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में ये आपको मैंने पहले ही समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूध विक्रेता 2 द्वारा 8 दिनों में बेचे गए, यानी कि दूध विक्रेता 2 के द्वारा, किसके द्वारा 2 के द्वारा बेचे गए 8 दिनों में बेचे गए दूध की जो है कुल मात्रा विक्रेता 1 के द्वारा पहले 6 दिनों में, पहले 6 दिनों में, यहाँ पर 6 दिन है यानी कि 6 दिन में बेचे गए कुल दूध की मात्रा कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इससे जो है कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा दूध विक्रेता का, यहाँ पर दूसरे का योग निकालना होगा। सभी को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर कितना आएगा, तो हम लोग योग कर लेंगे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर से आ जाएगा 2 1 3 3 3 6 1 7 7 9 16 16 9 16 9 आपका 25 25 2 27 27 और 9 आपका कितना होगा 36, यानी कि 6 हाथ में 3 और यहाँ पर 3 आपका रह गया। यहाँ पर से 3 3 6 4 10 4 14 4 18 5 23 23 अच्छे 29 29 अच्छे 35 और 3 कितना हो गया 38, यानी कि विक्रेता जो है दूसरे के द्वारा कितना टोटल बेचा गया 386 लीटर बेचा गया। अब हमें क्या चाहिए विक्रेता 1 के द्वारा पहले जो है 6 जो है कितना बेचा गया। तो क्या करेंगे योग निकाल लेंगे। तो योग आपका आ जाएगा 8 4 12 8 20 27 3 27 3 30 30 8 38 38, फिर आपका 3 बचा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 और 2 21 21 और 3 आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अंतर निकालना होगा। तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो
आपका 8 8 16 यहाँ पे रह गया 7 7 में से 4 जाएगा 3 यानी कि 138 आएगा। 8 8 16 4 3 7 1 8 2 1 3 सही है। आपका डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा 138 आएगा। तुलना हमें किससे करना है, ये जो आपका विक्रेता एक के द्वारा 6 महीने में बेचा गया था उनसे हमें तुलना करना, यानी कि बटा क्या करना होगा 248% में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 4 से तो नहीं कटेगा 2 से कट जाएगा तो काट लेते हैं। 2 छक 12 2 9 18 यहाँ पर 12 यहाँ पे 4 आपका यहाँ पर 4 से कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ पर 25 चौक 100 यहाँ पर आपका 4 तिया 12 31 बार में चला जाएगा। हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 × 69 तो आपका कितना हो जाएगा 25 7 175 यानी कि 1750 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 1725। कितना होगा आपका 1725 बटा 31 तो 31 से हम लोग भाग करके देख लेते हैं यहाँ पर है आपका कितना आएगा। तो भाग करके देखेंगे 5 बार में पहले तो 5 5 तिया 15 यहाँ पर आपका 7 5 12 6 में से 5 गया 1 फिर से आपका 175 तो फीस पे आपका 55 यानी कि 55 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 55 पॉइंट समथिंग आपका किसमें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 55 पॉइंट समथिंग आएगा। 55 पॉइंट समथिंग आपका एक ही ऑप्शन है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना है तो 1500 रुपये है। यदि 16.2/3% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको मैं काफ़ी बार नहीं, मैं तो आपको जो है एक तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 1 से 30 तक नहीं, 1 से कम 25 तक का फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि 1/2 का फ्रैक्शन में जो है परसेंट में किस तरीके से चेंज होता है, 1/6 का किस तरीके से चेंज होता है, जैसे कि 16.2/3 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट मुझे पता है कि 1/6 होता है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, वरना आप परसेंट को आप अगर चेंज करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन आपको परसेंट 1 से 25 तक का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान होगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो 1 से 25 तक का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद रखिएगा। तो 16.2/3 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/6 होगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 6 यूनिट की कोई मार्क्ड प्राइस को 1 यूनिट के डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। यानी कि अगर मार्क्ड प्राइस कितना है 1500 है तो अगर 6 यूनिट का मार्क्ड प्राइस है तो अगर 6 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो 6 यूनिट का सामान को 1 यूनिट के छूट में दे रहा है यानी कि बेचेगा कितने में 5 यूनिट में बेचेगा। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे हम लोग 6 दूनी 12 यहाँ पर 3 बचा तो 6 पचे 30 25 पचे आपका 125 यानी कि 1250 रुपये क्या हो जाएगा इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन किसी लंबवृत्तीय शंकु का 3 गुना है। शंकु तथा बेलन की त्रिज्या क्रमशः जो है 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये जो आपका सिलेंडर का आपका रेडियस है और ये जो आपका कोन का रेडियस है, यानी कि शंकु उल्टा मैंने बता दिया यहाँ पर। ये आपका कोन का रेडियस है, ये आपका क्या है कोन का रेडियस है और ये आपका सिलेंडर का रेडियस है। फिर आगे बोला गया कि यदि बेलन की ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि आपका जो है स्लांट हाइट जो है कितना होगा। स्लांट हाइट आपसे पूछा जा रहा है। स्लांट हाइट किसे कहा जाता है मैं आपको यहाँ पर से फिगर से बता दे रहा हूँ। ये जो आपका क्या मैं पहले शंकु, ये आपका शंकु बन गया और ये जो आपका होता है इसे ही क्या कहा जाता है स्लांट हाइट और इसे यल से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्लांट हाइट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर जो है बोला गया, यहाँ पर जो है फिर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr² एच होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक आपका यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² एच। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा। क्या करेंगे आप फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आसानी से। आप यहाँ पर पहले क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग पहले इसकी जो है हाइट यानी कि शंकु की हाइट निकालेंगे, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे यल निकाल पाएंगे। क्योंकि इसकी त्रिज्या तो दी गई है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर दी गई। यानी कि अगर हमें यच पता होगा तो हम इस यल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले यच का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे
यहाँ पर बोला गया है कि बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन, इसकी जो है पाई आर स्क्वायर आयतन का फॉर्मूला है। तो पाई त्रिज्या कितनी है बेलन की 6 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू एच, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इंटू 1। और फिर जो है यहाँ पर से शंकु का क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई इंटू, अब जो है शंकु का जो है त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू इसकी हमें ऊंचाई चाहिए, यानी कि यस से इसे डिनोट कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का 3 गुना, यानी कि इसके आयतन का ये जो है क्या है 3 गुना है। तो अगर हमें इसे बराबर करना है तो इधर क्या कर देंगे हम लोग 3 गुना कर देंगे, हल करेंगे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ये आपका 3 गुना बोला गया था, तो अगर हम लोग इधर 3 गुना कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे यहाँ पर से आपका इस शंकु की हाइट आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं, 3 से 3 चला गया, पाई से पाई चला गया, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि एच बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपकी हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यल का यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस थ्योरम से, अगर ये 4 है ये 3 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं 2-3 जो है आपको इस तरीके का 2-3 इवोल्यूशन आपको याद रखना होता है, जैसे कि 4-3 का जो हाइपोटेनस थ्योरम से 5 बनता है, उसी तरीके से 12-5 का आपका कितना बनता है 13 बनता है, फिर उसी तरीके से 8-6 का कितना बनता है 10 बनता है, उसी तरीके से 24 और आपका 7 का कितना बनता है 25 बनता है, उसी तरीके से 24 और आपका 24 और 10 का आपका कितना बनता है 26 का बनता है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिपलेट याद रखिएगा कुछ, जिससे कि आप परीक्षाओं में जो है आसानी से हल कर पाए। जैसे कि यहाँ पर 4-5 है तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कि 5 होगा, जो सॉरी 4 और 3 था तो कितना मैंने बोल दिया 5 होगा। तो इसी तरीके से अगर 12 और 5 रहता तो 13 होता, 8 और 6 रहता तो 10 होता। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस तरीके का ट्रिपलेट फॉर्म, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसी तरीके का ट्रिपलेट फॉर्म आता है आपका, कॉम्प्लिकेटेड खास करके एमटीएस में नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं जो है यक्स एवं वाई का योग कितना है 48 है और उनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू कितना होगा। तो दोनों संख्याओं पहले जो है हमें यक्स का वैल्यू चाहिए, तो यक्स का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू निकालना है तो करना कुछ नहीं है, दोनों का क्या करेंगे योग करेंगे फिर आधा कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, पहले यक्स का वैल्यू निकलेगा, तो हल करेंगे तो आपका कितना आएगा 48 और 6, 48 और 6 आपका कितना होता है 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा 27। फिर हमें क्या करना है वाई का वैल्यू निकालना, वाई अबर क्या करेंगे वाई का वैल्यू निकालने के लिए, इससे आपका यक्स का वैल्यू निकला, वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस को माइनस करके भाग 2 कर देंगे। तो 48 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 42, 42 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 21। दोनों का यहीं पर तो क्या पूछा जा रहा था, रेशियो पूछा जा रहा था। हल हो रहा है तो काट देंगे, जो भी कट रहा है काट देंगे। यहाँ पर 3 नमा हो जाएगा 27, 3 7 21 हो जाएगा, यानी कि यक्स और वाई का जो है रेशियो में वैल्यू कितना आ जाएगा 9:7 आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गोला का आयतन यानी कि टोटल वॉल्यूम जो है कितना है 36 पाई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। मेंसुरेशन में आप जब तक फार्मूला ध्यान नहीं रखिएगा मेंसुरेशन आप कभी भी हल नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला कंपलसरी है, तो याद जरूर रखिएगा फार्मूला। तो यहाँ पर जो है गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू है। फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना यहाँ पर से 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू है कितना 36 पाई। तो पाई से पाई आपका चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 9 बार में, यानी कि आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा। यानी कि अगर इधर क्यूब है तो इधर करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि 27 किसका क्यूब रूट होता है तो 3 का क्यूब रूट होता है, यानी कि आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि जो है प्रतिवर्ष निश्चित साधारण ब्याज प्रतिशत दर से 5 वर्षों में 500 रुपये और 7 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। तो राशि क्या है यानी कि प्रिंसिपल क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज 1 साल का निकालेंगे रुपये में कि कितना है। यहाँ पर क्या दिया गया है 5 वर्ष में 500 रुपया हो जाता है मिश्र धन। ये दोनों आपका अमाउंट दिया गया है, 5 साल का अमाउंट,
ये आपका 7 साल का अमाउंट है। तो दोनों आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो यहाँ पर 5 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना है 500, और ये 7 साल का मिश्र धन कितना है 600, यानी कि दोनों का मिश्र धन में अंतर कितना है, तो 600 माइनस 500 यानी कि 100, कितना 100 का अंतर है। और ये 100 का साधारण ब्याज कितने समय में मिलता है, यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना है 2 साल का। तो अगर काटेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 50 रुपये, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 50 रुपये। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं 5 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5 पच्चीस 25, यानी कि 250 रुपये। यानी कि अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, यानी कि अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो क्या करना होगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना होगा, यानी कि मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज करना होगा अगर हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन चाहिए। तो 5 साल का अमाउंट कितना है 500 रुपये, और 5 साल का साधारण ब्याज कितना 250 रुपये। दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा 250 रुपये, यानी कि मूलधन कितना है तो 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूध विक्रेता एक द्वारा प्रतिदिन बेचे गए दूध की औसत, विक्रेता एक के द्वारा जो है प्रतिदिन बेचे गए दूध की औसत, यानी कि एक का हमें क्या निकालना होगा, औसत निकालना होगा। फिर बोला गया है दूध विक्रेता 2 के द्वारा बेचे गए दूध की औसत के बीच का अंतर क्या होगा, यानी कि 1 का और 2 का योग निकाल के औसत निकाल के फिर हमें क्या निकालना होगा, अंतर निकालना होगा। तो हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो विक्रेता, आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने इस वीडियो में बताया था, इसका जो है योग निकालकर मैंने बताया था कितना आपका आया था योग, 386 आपका आया था। ये आपका लगभग जो है ये 16वां नंबर में आपका था। यहाँ पर आपका कितना आया था, यहाँ पर 386 आया था, जो कि मैंने योग करके बताया था यहाँ पर आपका दूध विक्रेता। तो आप हमेशा जो है ग्राफ को अगर परीक्षाओं में भी हल करेंगे तो एक जगह हल कीजिएगा, ताकि जो आपको एक ही कैलकुलेशन बार बार ना करना पड़े। तो आपका कितना था 386 था, कितना था 386। फिर दूध विक्रेता का 6 तक हम लोगों ने किया था। तो 6 तक हम लोगों ने किया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए 16 नंबर ही क्वेश्चन में कितना आपका आया था 248 आया था। उसमें हमें क्या करना होगा, इन दोनों को और जोड़ना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 1 13, यानी कि 130 और जोड़ना होगा। तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा 8 3 4 3 7 2 1 3। इन दोनों का क्या चाहिए, औसत में अंतर चाहिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से दोनों में भाग कर देंगे, भाग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, अभी तो ये आपका दोनों का एक तरीके से औसत ही है, क्योंकि 8 से हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर भाग कर दिया है। तो औसत का अंतर कितना हो जाएगा, तो 386/8 माइनस 378/8 करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8/8 आएगा। यानी कि एवरेज जो डिफरेंस होगा, ये एवरेज जो आपका डिफरेंस होगा ये कितना का आएगा, 1 का आएगा। यानी कि इस ग्राफ का आंसर कितना होगा, तो 1 होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य करने के लिए 2000 रुपये प्राप्त करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी टाइम एंड वर्क में किसी व्यक्ति को, यानी कि 2-3 व्यक्तियों के बीच अगर रुपया बांटना हो तो हमेशा किस आधार पर बांटा जाता है उस रुपये को, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी के आधार पर उस व्यक्ति को रुपये को बांटा जाता है। तो जब भी आपको अगर रुपये बांटना हो तो उसके कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी पर बांटा जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। दोनों का अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो आपका टाइम है, टाइम का अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 5 दूनी 10 5 3 15। और आपको पता होना चाहिए कि समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता होता है, यानी कि टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। यानी कि अगर आपका टाइम 2:3 है तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। यानी कि कुल राशि में से ए को 3 यूनिट मिलेगा और बी को 2 यूनिट मिलेगा। तो टोटल जो है यहाँ पर राशि कितनी है, 3 और 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट का राशि यहाँ पर टोटल कितना दिया गया रुपये में, 2000 रुपये दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा
400 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 400। हमें क्या पूछा जा रहा है, बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बी कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 400 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800 रुपये होगा। कितना होगा, 800 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्या जो है 2:1 में है। कितना है, 2:1 में है। प्रत्येक में जो है क्या किया जाता है, 5 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाता है और नया अनुपात आपका कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे इनके यूनिट में जो है कितना बढ़ा, यहाँ पर 2 से 3 हो गया यानी कि +1 यूनिट हुआ। यहाँ भी पहले 1 था अब 2 हो गया। तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा, +1 यूनिट हो रहा। और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 5 के बराबर है। कितने के बराबर है, क्योंकि बोला गया कि सभी में 5 जोड़ा गया, यानी कि यहाँ भी 5 जोड़ा गया था, यहाँ भी 5 जोड़ा गया। दोनों में यूनिट में अंतर कितना है, 1-1 यूनिट का। तो दोनों में बराबर जोड़े गए यानी कि यूनिट भी समान है, अंक भी समान है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5। पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो एक संख्या 2 थी, 2 यूनिट था, दूसरी संख्या 1 यूनिट थी। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट। कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 5 × 15 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉपी पेन निकाल कर आप इसे हल कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। ये नहीं कि आपको यहाँ पर चेक करके देखना है, ये नहीं कि आप ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको इसे कॉपी पेन निकाल कर हल करना, फिर हमें कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।